हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास हिंदी पेडागॉजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र है। और इस वीडियो में हिंदी शिक्षण शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आप सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 पास करना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो है ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही सेम पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों में हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि इससे कठिन या इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इससे आसान भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और इससे कठिन क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा तो सेम ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा और आपका ही स्कोर अच्छा खासा जो है बनेगा। तो आइए चलिए इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि एक अध्यापक कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को निम्नलिखित प्रदत्त कार्य देता है और इस प्रकार के लेखन को क्या कहा जाएगा। अपने सहपाठी जोड़ीदार के साथ मानस मंथन करो, विचार बिंदु नोट करो और एक ऐसा लेख तैयार करो जिसमें इस विषय पर पक्ष और विपक्ष के लिए दो दो तर्क हो। विद्यार्थियों को मुद्रित पाठ्य पुस्तकें देने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो देखिए कि ये जो है क्या कहलाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि ये जो है निज लेखन कहलाएगा, या व्याख्यात्मक लेखन कहलाएगा, या विमर्शात्मक लेखन कहलाएगा, या वर्णनात्मक लेखन कहलाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि दिए गए कार्य में शिक्षार्थियों को एक विषय यानी विद्यार्थियों को मुद्रित पाठ्य पुस्तकें देने की आवश्यकता नहीं है, पर पहले मानस मंथन करने, विचार बिंदु नोट करने और फिर पक्ष तथा विपक्ष में दो दो तर्क तैयार करने के लिए कहा गया है। और यह स्पष्ट रूप से विमर्शात्मक लेखन का उदाहरण है, जिसमें लेखक किसी मुद्दे के समर्थन और विरोध दोनों को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विमर्शात्मक लेखन। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की सहजात परिकल्पना के बारे में कौन सा सही है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की सहजात परिकल्पना के बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि यह अभिभावकों, सहपाठियों और बच्चों के नज़दीक रहने वालों के प्रयास हैं और साथ साथ भाषा अर्जन के लिए उत्तरदायी परिवेश है, या भाषा केवल मनुष्य की अनूठी विशेषता है और केवल मनुष्य ही भाषा बोल सकता है। तो केवल जहाँ लगा है उसको तो आप देखते ही काट दीजिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी देखिएगा कि भाषा संकाय गंभीर अभ्यास और ड्रिल के माध्यम से भाषा उत्पन्न करने का गुण प्रदान करती है। तो ड्रिल, प्रैक्टिस, ये सारे जो है टैग वर्ड है यानी निगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं सही होगा। उसके बाद देखिएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, भाषा को उत्पन्न करने और भाषा अर्जन हेतु भाषा संकाय बच्चों को अस्थायी निधि है और उन्हें संपन्न बनाती है। तो यहाँ पे देखिएगा कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की सहजात परिकल्पना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इस परिकल्पना के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क में एक विशेष भाषा संकाय होता है और यह भाषा संकाय उन्हें भाषा स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने में मदद करता है, और यह भाषा संकाय बच्चों की अस्थायी निधि है जो उन्हें भाषा उत्पन्न करने और अर्जित करने में सक्षम बनाता है। और बच्चे बिना औपचारिक प्रशिक्षण के केवल भाषा सुनकर या व्याकरण नियमों को समझ लेते हैं। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि यह सहजात परिकल्पना को सटीक रूप से व्यक्त करती है, यानी भाषा को उत्पन्न करने और भाषा अर्जन हेतु भाषा संकाय बच्चों की अस्थायी निधि है और उन्हें संपन्न बनाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बॉटम अप श्रवण गतिविधि है। तो बॉटम अप ऐसी कौन सी गतिविधि श्रवण गतिविधि है।
तो पहला वाला ऑप्शन है कि श्रुतलेख, क्लोज, श्रवण, बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग, सकारात्मक और नकारात्मक कथनों को पहचान करना। सेकंड है कि सारांशीकरण, संप्रदेश और पृष्ठभूमि संबंधी ज्ञान का प्रयोग करना। उसके बाद थर्ड है कि किसी के द्वारा सुनते समय गडमड यानी जम्बल्ड शब्दों को वाक्यों में पुनः व्यवस्थित करना। या डी है कि कविता गाना दोहराना यानी एक्सटेम्पो व्याख्यान, वाद विवाद और चर्चाएं। तो देखिएगा कि बॉटम अप श्रवण गतिविधियों में शिक्षार्थियों को भाषा की संरचना और सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना होता है और इसमें श्रुतलेख, क्लोज श्रवण, बहुविकल्पीय प्रश्न और सकारात्मक नकारात्मक कथनों की पहचान शामिल है। और श्रुतलेख में ध्वनियों और शब्दों को सुनकर लिखना होता है और क्लोज श्रवण में छूटे हुए शब्दों को पहचाना जाता है। और बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प चुनने के लिए छोटे भाषाई संकेतों पर ध्यान दिया जाता है और सकारात्मक और नकारात्मक कथनों की पहचान के लिए शब्दों और वाक्य संरचना को ध्यानपूर्वक सुनना होता है। तो ये सभी गतिविधियां भाषा के निचले स्तर यानी ध्वनि शब्द से ऊपर की ओर जाती हैं, इसलिए ये बॉटम अप श्रवण का उदाहरण है। यानी ए वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि श्रुतलेख, क्लोज श्रवण, बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग, सकारात्मक और नकारात्मक कथनों की पहचान करना। तो ये जो है यानी ये गतिविधि जो है तो बॉटम अप श्रवण गतिविधि कहलाएगी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षा शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य है। तो भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षा शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि भाषा शिक्षा शास्त्र को समझने के लिए गतिविधियों और अन्य कार्यों को शामिल करना। सेकंड है कि अध्यापक को शिक्षा शास्त्र स्वीकार करने के समर्थ बनाने हेतु सामग्री को शिक्षा शास्त्र में शामिल करना। उसके बाद थर्ड है कि अध्यापक को अपनी कक्षा के लिए शिक्षा शास्त्रीय समझने के समर्थ बनाना। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कक्षा में प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों की सूची बनाना। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में सामग्रियों को शिक्षा शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा कि भाषा शिक्षण में सामग्रियों को शिक्षा शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से ये तात्पर्य है कि इसमें अध्यापक को अपनी कक्षा के लिए शिक्षा शास्त्रीय समझने के समर्थ बनाना होता है। इसमें शिक्षा शास्त्रीय अनुभव का अर्थ है कि अध्यापक विषय सामग्री को केवल याद न करे बल्कि उसे कक्षा के अनुसार ढालकर पढ़ाने की क्षमता विकसित करे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि सभी शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा मातृभाषा में शुरू करते हैं और जैसे जैसे वे अगली कक्षाओं में जाते हैं तो बहुत सी भाषाएं सीखते चलते हैं। अब शिक्षा की भाषा नीति के अनुसार इसे हम क्या कहेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन है इसे हम संस्कृत आधारित शिक्षा में भाषा नीति कहेंगे, या इसे हम विद्यालय शिक्षा के लिए त्रिभाषा सूत्र कहेंगे, या इसे हम मातृभाषा की नींव के रूप में भाषा नीति कहेंगे, या डी वाला ऑप्शन है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि यह नीति बताती है कि बच्चे अपनी शिक्षा मातृभाषा में शुरू करते हैं और धीरे धीरे कई भाषाएं बोलते हैं। यानी जब कई भाषाएं बोलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुभाषावाद। अब देखिए यहाँ पे कि प्रश्न में दी गई स्थिति को मातृभाषा आधारित यानी बहुभाषावाद कहा जाता है और यह नीति मातृभाषा को प्रारंभिक शिक्षा का आधार बनाती है और बच्चा मातृभाषा में विषयों को आसानी से समझता है और उसकी नींव मजबूत होती है। फिर आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाएं जोड़ी जाती हैं और इससे जो है बच्चा बहुभाषी बनता है और विभिन्न संस्कृतियों में संवाद करता है। और यह दृष्टि जो है तो भाषाई विविधता और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। जब सभी शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा मातृभाषा में शुरू करते हैं और जैसे जैसे वे अगली कक्षाओं में जाते हैं तो बहुत सी भाषाएं सीखते हैं और शिक्षा में भाषा नीति के अनुसार इसे हम मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद कहेंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि संध्या मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आलेख पढ़ती है, उसे इस पठन को क्या कहेंगे? तो उसके इस पठन को हम क्या कहेंगे कि जब संध्या मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आलेख पढ़ती है। तो पहला वाला ऑप्शन है सरसरी दृष्टि, समीक्षा करना, सरसरी तौर पर पठन यानी स्किमिंग कहेंगे इसे हम, या बारीकी से पढ़ना यानी स्कैनिंग कहेंगे। तो देखिए कि जब संध्या मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आलेख पढ़ रही है तो उसका उद्देश्य कोई सामान्य विचार नहीं बल्कि विशेष आंकड़े या तथ्य ढूंढना है, और यह बारीकी से पठन यानी स्कैनिंग कहलाएगा। और स्कैनिंग में पाठक पूरा लेख विस्तार से नहीं पढ़ता बल्कि आंखों से आवश्यक बिंदुओं को खोजता है, जैसे मशीन की विशेषताएं, कार्यविधि या उपयोग। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारीकी से पठन यानी स्कैनिंग करना। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कार्य को क्या कहा जाएगा? एक संक्षिप्त पाठ वस्तु के छोटे दो खंड या प्रत्येक एक पंक्ति छोड़कर दूसरी पंक्ति शिक्षार्थियों को दो दो के जोड़े में दी जाती है और प्रत्येक शिक्षार्थी इसे अपनी साथी को पढ़कर सुनाता है और दूसरे ने लिखना है, और फिर इस प्रक्रिया का विपरीत होता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है और पहला लिखता है और बाद में पाठ सामग्री को अंतिम स्वरूप देने के लिए दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यही कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो पहला वाला ऑप्शन है कि यह प्रक्रिया प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी, या अनुच्छेद श्रुतलेख कहलाएगी, या पारस्परिक श्रुतलेख, या ऑप्शन नंबर डी है कि व्याकरण श्रुतलेख। तो देखिएगा यहाँ पे काफ़ी लंबा क्वेश्चन है क्योंकि स्क्रीन में जो है लाना संभव नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और ये मोबाइल की स्क्रीन में जो है, तो मोबाइल की स्क्रीन में जो है काफ़ी बड़ा पड़ जाता है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए देखिए इसमें समझते हैं कि प्रश्न में बताई गई प्रक्रिया में शिक्षार्थी जोड़ों में काम करते हैं और पहला शिक्षार्थी अपने साथी को दो तीन पंक्तियों का एक छोटा खंड पढ़कर सुनाता है और साथी उसे लिखते हैं। इसके बाद भूमिकाएं बदल जाती हैं और दूसरा शिक्षार्थी नया खंड सुनाता है और पहला लिखता है। अंत में दोनों मिलकर लिखी गई सामग्री को मिलाते हैं और सही करते हैं, और यह सहयोगात्मक प्रक्रिया सुनने, लिखने और संवाद कौशल को विकसित करती है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पारस्परिक श्रुतलेख। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें कहा जा रहा है कि अधिगम अर्थ को खोज है। तो अधिगम अर्थ की खोज है, इसलिए अधिगम उन मुद्दों से आरंभ होना चाहिए जिनमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और इस विचार की अनुशंसा कौन सा शैक्षिक दर्शन करता है? तो पहला वाला ऑप्शन है कि व्यवहारवाद करता है, सेकंड है रचनावाद करता है, थर्ड है बहुविधि बुद्धि करता है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है संरचनावाद करता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि अधिगम अर्थ की खोज है, इसलिए अधिगम उन मुद्दों से आरंभ होना चाहिए जिनमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और इस विचार की अनुशंसा कहा जा रहा है कौन सा शैक्षिक दर्शन करता है? तो इस प्रकार की अनुशंसा जो है तो ये रचनावाद शैक्षिक दर्शन करता है। यानी रचनावाद के अनुसार अधिगम अर्थ की सक्रिय खोज है, न कि केवल जानकारी ग्रहण करना। और यह दर्शन मानता है कि शिक्षार्थी अपने अनुभव और चिंतन से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, अतः शिक्षण इन मुद्दों से शुरू होना चाहिए जिनमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अर्थ खोज रहे हैं, और शिक्षक केवल मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है और अन्वेषण का वातावरण तैयार करता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब व्यवहारवाद देखिए, तो व्यवहारवाद में केवल उद्दीपन प्रक्रिया पर बल है, अर्थ की खोज पर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद सी वाला देखिएगा, तो बहुविधि बहुविध बुद्धि, तो बुद्धि सिद्धांत विभिन्न क्षमताओं पर जोर देता है पर अर्थ निर्माण इसका केंद्र नहीं है। सी है संरचनावाद, तो संरचनावाद शब्द का प्रयोग अलग संदर्भों में होता है और यह विचार विशेष रूप से रचनावाद से जुड़ा है, इसलिए यह कथन रचनावादी दर्शन की अनुशंसा करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नियम उन्मुखी भाषा निवेश से क्या तात्पर्य है? तो नियम उन्मुखी भाषा निवेश से पूछा जा रहा है क्या तात्पर्य है? तो भाषा सीखने के लिए निवेश का अर्थ है, या भाषा यानी शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण का प्रयोग है,
या वे निवेश जो सूचनाओं पर बल देते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 है कि लिखना सीखने के लिए निवेश की संभावना है। तो देखिएगा यहाँ पे कि नियम उन्मुखी भाषा निवेश का अर्थ है कि भाषा के नियमों, संरचना और शुभ प्रयोग पर ध्यान देना। अब इसमें शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण पर बल दिया जाता है और उद्देश्य शिक्षार्थियों को भाषा के औपचारिक नियमों से परिचित कराना है। उदाहरण के लिए व्याकरण अभ्यास, उच्चारण सुधार और शब्दावली विकास गतिविधियाँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण का प्रयोग। यानी कि नियम उन्मुखी भाषा निवेश से क्या तात्पर्य है, तो नियम उन्मुखी भाषा निवेश से यही तात्पर्य है, शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण का प्रयोग। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा ए वाला विकल्प। तो ए वाले विकल्प में कहा जा रहा है कि सामान्य भाषा निवेश की बात जो है, तो सामान्य भाषा निवेश की बात करता है, यह उन्मुखी नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। सी है कि विषय उन्मुखी निवेश को दर्शाता है जो सूचनाओं पर बल देता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी देख लीजिएगा। तो डी कहा जा रहा है कि लिखने सीखने की व्यापक अवधारणा है और विशेष रूप से नियम उन्मुखी नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला भी गलत हो जाएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है। तो अधिगम के लिए क्या आकलन है, वह आकलन जिसकी अभिकल्पना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति का पर्यवेक्षण करने और उनमें सुधार लाने के लिए की जाती है। यानी ये जो है अधिगम के लिए आकलन है। या फिर नेक्स्ट है कि वह आकलन जिसकी अभिकल्पना वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति जानने और उन्हें अगली कक्षा में भेजने के लिए की जाती है। या एक अवस्था विशेष में शिक्षार्थियों की उपलब्धि की निदानात्मक रूप से राज्य के द्वारा किया जाने वाला आकलन। या ऑप्शन नंबर 4 है कि प्रत्येक टर्म के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति का पर्यवेक्षण करने के लिए अभिकल्पित आकलन। तो क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है। तो अधिगम के लिए आकलन जो है ये है ऑप्शन नंबर 5 कि वह आकलन जिसकी अभिकल्पना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति का पर्यवेक्षण करने और उनमें सुधार लाने के लिए की जाती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। यानी यह जो है, क्योंकि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति का पर्यवेक्षण कर सुधार लाने में केंद्रित है और यह अधिगम को बेहतर बनाने में मदद करता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्पादक शब्द संपदा क्या है। तो उत्पादक शब्द संपदा यानी वे शब्द जिनका प्रयोग हम लेखन और बोलने में करते हैं, ये उत्पादक शब्द संपदा है। या वे शब्द जिन्हें हम सुनने पर पहचान पाते हैं। या वे शब्द जिन्हें हम पढ़ने पर पहचान पाते हैं। या वे शब्द जिनका हम सुनने के दौरान कभी कभी प्रत्यास्मरण करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उत्पादक शब्द संपदा क्या है। देखिए, उत्पादक शब्द संपदा वे शब्द जिनका प्रयोग हम लेखन और बोलने में करते हैं। अब शब्द संपदा जो है तो ये दो प्रकार की होती है। पहला है ग्रहणशील यानी सुनने या पढ़ने पर पहचान, और उत्पादक लेखन व बोलने में स्वयं प्रयोग। और उत्पादक शब्द संपदा में वे शब्द आते हैं जिन्हें हम अपनी अभिव्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए विकल्प ए सही है, क्योंकि यह लेखन और बोलने में प्रयोग को दर्शाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि आप निम्नलिखित में से किस कथन को काव्य शिक्षण अधिगम के लिए अनुशंसा नहीं करेंगे। तो देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप जो है निम्नलिखित में से किस कथन की वाक्य शिक्षण अधिगम के लिए अनुशंसा नहीं करेंगे। तो पहला है कि काव्य शिक्षार्थियों की कल्पनाशीलता का अभ्यास करने के लिए इसकी अनुशंसा नहीं करेंगे। या काव्य से भाषा के साथ कार्य करने के लिए। या काव्य आनंद के लिए। या काव्य व्याकरण शिक्षण के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कल्पनाशीलता, भाषा, कार्य और आनंद देना, ना कि केवल व्याकरण सिखाना। ठीक है, तो काव्य शिक्षार्थियों की कल्पनाशीलता का अभ्यास कराने के लिए उपयुक्त है और यह भाषा के साथ रचनात्मक कार्य, लय, शब्द
चयन, अभिव्यक्ति सिखाता है। और काव्य का मूल उद्देश्य आनंद और सौंदर्यानुभव देना होता है। और व्याकरण शिक्षण के लिए काव्य को मुख्य माध्यम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कविता की कलात्मक और आनंद कम हो जाती है। अतः काव्य व्याकरण शिक्षण के लिए कथन अनुशंसित नहीं है। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप निम्नलिखित में से किस कथन की काव्य शिक्षण अधिगम के लिए अनुशंसा नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काव्य व्याकरण शिक्षण के लिए नहीं है। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह भाषा जो कक्षा में विविध प्रकार के विषय क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है, अध्यापक उसे विद्यार्थियों को प्रस्तुत करते हैं और उसमें अंतःक्रिया करते हैं, तो इस भाषा कौशल को क्या कहेंगे? तो पहला वाला ऑप्शन है कि बुनियादी अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल कहेंगे, या जीवन के वास्तविक उद्देश्यों के लिए भाषा कहेंगे, या भाषा प्रयुक्त कहेंगे, या ऑप्शन नंबर डी है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषाई निपुणता कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि प्रश्न में बताई गई भाषा का प्रयोग कि शिक्षक विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में करते हैं। यानी ये प्रक्रिया जो है तो शिक्षक गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में करते हैं, और यह रोजमर्रा की बातचीत से अलग होती है, जिसमें विषय आधारित शब्दावली, जटिल वाक्य और विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति शामिल होती है। और शिक्षक इसी भाषा में पाठ प्रयोग करते हैं और विद्यार्थियों से अंतःक्रिया करते हैं। जिम कमिंस ने इस कौशल को संज्ञानात्मक अकादमी यानी भाषाई निपुणता यानी कैल्प नाम दिया है, जो कि अकादमिक सफलता के लिए जरूरी है। सो करेक्ट आंसर देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषाई निपुणता, यानी कि वह भाषा जो कक्षा में विविध प्रकार के विषय क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, अध्यापक उसे विद्यार्थियों को प्रस्तुत करते हैं और उसमें अंतःक्रिया करते हैं, तो इस भाषा कौशल को हम कहेंगे संज्ञानात्मक अकादमिक भाषाई निपुणता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन में निहित व्याकरणिक ज्ञान के प्रयोग से क्या तात्पर्य है, और नियमों के बारे में ज्ञान उनका वर्णन करना और सीमित अभ्यास में उनका प्रयोग करना, तो ये दक्षता या फिर अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाता है, या प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है, या ऑप्शन नंबर डी है घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन में निहित व्याकरणिक ज्ञान के प्रकार से क्या तात्पर्य है, और नियमों के बारे में ज्ञान उनका वर्णन करना और सीमित अभ्यास में उनका प्रयोग करना, तो ये कहलाएगा घोषणात्मक ज्ञान। अब व्याकरणिक ज्ञान का को जो है तो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान में नियमों की जानकारी और उनका वर्णन करना शामिल है, जबकि प्रक्रियात्मक ज्ञान में वास्तविक भाषा प्रयोग व नियमों को स्वतः इस्तेमाल करना शामिल होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घोषणात्मक ज्ञान। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कार्य में क्या शामिल है। शिक्षार्थियों को एक होटल की भोजन कार्य का मेनू कार्ड दिया जाता है और उन्हें 1800 रुपये की राशि के अंतर्गत 4 लोगों के लिए भोजन के लिए कहना है। एक शाकाहारी है, दूसरे को मशरूम से एलर्जी है, इन्होंने इसमें से 70 वापसी यात्रा के लिए भी रखने हैं। शिक्षार्थी भोजन संबंधी अपनी प्राथमिकताएं और वापसी यात्रा हेतु रखी जाने वाली राशि के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये उच्च स्तरीय चिंतन कौशल कहलाएगा, या फिर अध्ययन संलग्नता यानी विमर्श प्रयोग भाषा कहलाएगा, या संज्ञानात्मक युक्तियाँ कहलाएगी, या फिर प्रस्तुति अभ्यास यानी उत्पाद भाषा कहलाएगी। तो देखिए यह गतिविधि जो है तो यह देखिए गतिविधि विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की बाधाओं के साथ योजना बनाने, विकल्पों का विश्लेषण करने और निर्णय लेने का अवसर देती है, और यह उच्च स्तरीय चिंतन कौशल यानी हॉट्स का अभ्यास कराती है। क्योंकि इसमें देखिए शिक्षार्थियों के पास कितने रुपए हैं, 1800 रुपये की एक सीमित राशि है, और उन्हें 4 लोगों के लिए होटल का मेनू देखकर भोजन चुनना है, और एक व्यक्ति शाकाहारी है, दूसरे को मशरूम से एलर्जी है, और साथ ही उन्हें वापसी के यात्रा के लिए 70 रुपये बचाने भी हैं। और इस कार्य में वे एक दूसरे से चर्चा करते हैं और अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं और कीमतों का आकलन करते हैं, और यह केवल भाषा का प्रयोग नहीं बल्कि तार्किक सोच, समस्या समाधान और निर्माण जैसी
उच्च स्तरीय सोच की मांग करता है और वे हर शर्त को सुनने में रखते हैं और सर्वोत्तम संयोजन चुनते हैं। और इस प्रकार की गतिविधि जो है तो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच विकसित करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल।